हेलो फ्रेंड, हाय। तो आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूं। मेसोपोटामिया सभ्यता सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि ये ईरान में है। ईरान में मतलब पहले थी। ईरान में पहले थी। कहाँ पे थी? तो ईरान में थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता का मतलब उतना आप लोग बताते, ये सभ्यता जो थी ना, बहुत पुराना सभ्यता थी। और इससे पहले मैंने आप लोगों को सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा वीडियो बनाकर दे दिया हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया के बारे में आज मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। उसके बाद मेरुद्वान और के बारे में भी चर्चा कर दिए कि मेरुद्वान कहाँ से मिले थे, कहाँ पे थी हुए थे, और किस कलर के ज़्यादातर मिले थे ये नहीं बताया हूँ। बट इसका भी आप लोग कहेंगे तो बता देंगे कि किस कलर का मेरुद्वान मिले थे, कैसा मिले थे, और कौन सा कलर जो था। और मेरुद्वान से जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मेरुद्वान जैसे मेरुद्वान पूछता है, मान लीजिए कि आप कोई सवाल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि वो सवाल जो है किस किस लेवल के थी में पूछेगा, कि मतलब किस लेवल के थी में पूछता है। कि मेरुद्वान से रिलेटेड मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो बनते हैं, वो किस लेवल के और किस एथी पे बनते हैं, तो वो नेट और JRF के पे बनते हैं। जैसे नेट नेट और JRF जूनियर रिसर्च, और इसका होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो होता है ना, ये इसका जो पहले कराती थी यूजीसी कराती, यूजीसी कराती थी। मतलब इसका जो मतलब पहले परीक्षा कंडक्ट कराती थी। जैसे एनडीए का परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उसके बाद बहुत से आर्मी की या अर्धसेना की जो भी होती है एसएससी कंडक्ट कराती है। उसके बाद जैसे यूपी बोर्ड का आप परीक्षा देते हो तो यूपी बोर्ड खुद ही अपना कंडक्ट कराता है, सीबीएसई बोर्ड खुद ही कंडक्ट कराता है। उसी प्रकार इसका भी नेट और जेआरएफ में मतलब एथी करता है, मतलब इसी का ये एथी करता है। क्या करता है? ये पहले कंडक्ट कराता था, लेकिन इसने देखा कि मतलब अब हमसे एथी नहीं हो पा रहा है, तो इसने पता है किसको दे दिया? इसने दे दिया सीबीएसई को, सीबीएसई बोर्ड को दे दिया, मतलब इस परीक्षा को कराने के लिए। और नेट में ही सबसे ज़्यादा मेरुद्वान से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसने सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराने को दे दिया और कहा ना कि आप अपनी परीक्षा ये लीजिए। और इसी परीक्षा में मतलब नेट अगर आप कर लेते हैं, नेट पास कर लेते हैं, तो आपको पीएचडी का मतलब एथी मिल सकता है कि पीएचडी आप मतलब कर सकते हैं। जैसे नेट का एग्जाम दे दिए तो इसका जो वैलिडिटी होता है ना, 2 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? 2 वर्ष तक। अगर ये मतलब टॉप में गए तो आपको जेआरएफ मिलेगा, जिसमें आपको छात्रवृत्ति के रूप में महीने में 40 या 30 हज़ार मतलब सैलरी टाइप का मिलता है। जेआरएफ में मतलब आपको रिसर्च करने को दिया जाएगा पैसा, कि आप रिसर्च कीजिए, कुछ मतलब अच्छा कीजिए उसमें, और अपना मतलब एथी कीजिए। उसी प्रकार मतलब इसमें मिलता है, लेकिन नेट में नहीं मिलता है। लेकिन आप भी करेंगे क्या? नेट ही करेंगे, लेकिन आपको अलग से डिपार्टमेंट एक दे दिया जाएगा जेआरएफ का, मतलब जिसमें आपको मतलब इसमें एथी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? छात्रवृत्ति, या आपको रिसर्च करने के लिए मनी दी जाएगी। अब सीधा समझिए कि मतलब आप अगर अपने पैसे से कर रहे हैं तो नेट कर रहे हैं, और अपने अगर सरकार आपको पैसा दे रही तो आप जीआरएफ कर रहे हैं। जीआरएफ में बहुत कम लड़के जाते हैं, मतलब अगर 100% में 10% लड़के जाते हैं जो जेआरएफ कर सकते हैं। मतलब वो टॉप 10 होते हैं, जैसे टॉप टॉप 500 या टॉप 1000, मतलब इतना मतलब बच्चे जाते हैं। ज़्यादातर लड़के नहीं जा पाते हैं नेट में। तो इसी में मतलब पूछता है, मेरुद्वान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। और उसके बाद मेरुद्वान को वर्णमाला भी कहता है कि पुरातात्विक स्रोत का मतलब, पुरातात्विक जो होता है, पुरातात्विक का जो मतलब जैसे कि कोई भी अध्ययन करना है, किसी भी चीज़ का मतलब अध्ययन करना है, तो उसका पहले हमको एथी चाहिए ना कुछ। जैसे मान लीजिए इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो ग्रामर आप पढ़ते हैं, तो ग्रामर का सबसे छोटी क्या होती है? लेटर होती है। क्या होती है? लेटर। तो आप लेटर से ही स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे ग्रामर। उसके बाद लेटर आता है, उसके बाद भावेल, कंसोनेंट, वर्ड, सेंटेंस, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये A to Z आ जाता है। उसी प्रकार जैसे आप पुरातात्विक का मतलब अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आप इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इतिहास का अध्ययन करने के लिए आपको मेरुद्वान का क्या है? पुरातात्विक स्रोत का आर्कियोलॉजिक मेरुद्वान
आर्कियोलॉजी का अध्ययन करना है तो आपको मृदभांड के बारे में जानना पड़ेगा। मृदभांड क्या है? मृदभांड वर्णमाला है। क्या है? मृदभांड वर्णमाला है। तो चलिए हम लोगों को इससे क्वेश्चन नहीं पूछना है, ये तो मतलब ऐसे ही आप लोगों को मतलब जानकारी के लिए बता दिए। अब मैं आप लोगों को मेसोपोटामिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेसोपोटामिया के बारे में आप लोग बताते हैं कि मेसोपोटामिया जो थी ये ईरान में थी, इराक में थी, सॉरी इराक में थी। कहाँ पे थी? इराक में। ईरान तो मतलब पहले फारस था, तो इराक में। मेसोपोटामिया कहाँ पे थी? इराक में थी, इराक में, जो कि सऊदी अरब इधर है। और ये पश्चिमी एशिया का पश्चिमी सभ्यता थी और सबसे पुरानी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? पुरानी सभ्यता थी। और इसमें जो ये सबसे पुरानी सभ्यता थी लगभग ये 1000 वर्ष बीसी थी। 10,000 बीसी, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 10,000 बीसी पूर्व थी, जो कि मतलब आप सिंधु सभ्यता से बहुत पहले की सबसे पहली सभ्यता जो थी, सबसे पहली सभ्यता विश्व में पूरा वर्ल्ड में सबसे पहली जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सबसे पहली, विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका जो ये जो सभ्यता थी, आप समझ सकते हैं, जब पहले कोई मतलब जैसे कि आप गांव से ही ना शहर होता है, उसी प्रकार ये जो मतलब मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो कैसे शहर थे? तो ये एक ग्रामीण क्षेत्र के शहर थे। कैसे थे? ग्रामीण क्षेत्र के। आप ग्रामीण क्षेत्र के आप कहेंगे कि मतलब कैसे हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र के होंगे? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में, आप शहर में जाएंगे तो नाली ठीक से मिलेंगी, रोड ठीक से मिलेंगे, हर घर में मतलब शौचालय और मतलब हर चीज़ का व्यवस्था मिलेगा। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर चले जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में न ही नाली मिलेगा, न ही रोड व्यवस्थित ढंग से मिलेगा, न ही घर इधर से उधर मिलेगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको घर मतलब इक्वालिटी या मतलब जैसे नहीं होता कि पास पास में हो, तो पास पास में नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब दूर दूर घर होता है, किसी का यहाँ पर है, किसी का वहाँ पर है। आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो देखेंगे तो ऐसा मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी साक्ष्य मिले हैं जो कि कतई ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर शहरी सभ्यता ये रही होगी, क्योंकि ये शहर कैसा था? ये ग्रामीण क्षेत्र थे। यहाँ पर देहाती लोग रहते थे। कैसे? देहाती के लोग रहते थे, समझ सकते हैं, मतलब देहाती यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते थे। बहुत से ऐसे यहाँ पर ये सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी। ये दो नदियों के बीच में पलती थी, जैसे टिब्रिस और यूफ्रेटस। टिब्रिस, टिबरिस और यूफ्रेटस, ये दो नदियों के बीच में ये जो सभ्यता थी ये थी ईरान में, मतलब टिब्रिस और ये यूफ्रेटस। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जमीन थी वो उपजाऊ थी। कारण ये था कि जब देखिए जो ये उत्तर प्रदेश है या बलिया है, बलिया जिला है, मान लीजिए कि यहाँ पर दो नदियों का होता है, ये यमुना नदी और ये गंगा नदी। तो ये जब यमुना और गंगा नदी मतलब जैसे अगर दो नदियों के बीच में कोई शहर बसा होगा ना, तो अगर दो नदियों के मान लीजिए कि ये एक नदी है और एक नदी है, तो इसके जो शहर होंगे ना, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है। आप समझ सकते हैं, आप अगर मतलब जहाँ आपके पास नदी अगर होगी तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती। कमी होती है? नहीं होगी, कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो दो नदियों का स्रोत होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फैला हुआ होता है। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये तो यहाँ तक मान लीजिए कि थी रहता है, लेकिन अंदर अंदर इसका मतलब जैसे मतलब तरी रहता है, तरी टाइप का रहता है यहाँ पे हमेशा, मतलब ये ज़मीन के अंदर तरी रहता है। तो दो नदियों के बीच के जो ज़मीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, जो कि मतलब हर खेती के लिए आपको मतलब अच्छा रहता है। और यहाँ की जो मुख्य आधार थी, मतलब जैसे आय का मुख्य आधार क्या था यहाँ की? तो कृषि था। कृषि किस चीज़ का? तो आय का। मुख्य आधार आय का यानी अर्थव्यवस्था, जैसे आय मतलब पैसा, इनकम का स्रोत क्या था? तो कृषि था, क्योंकि यहाँ पर भी कृषि लोग करते थे। आप लोग बताए होंगे कि मतलब कृषि यहाँ के लोग करते थे। अफ्रीका में ये इराक में रहते थे। और इराक कहाँ पे? पश्चिमी एशिया में है।
और इस सभ्यता के मतलब उतना थी बहुत बड़ी ये सभ्यता होती, मतलब इसमें इस सभ्यता को जब इतना बड़े सभ्यता को अध्ययन किया गया ना, तो इस सभ्यता को अध्ययन करने के बाद जो इस एथिक किए, तो उन्होंने कहा ना कि इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं कि छोटी छोटी सभ्यता हो सकती है। क्योंकि जब मान लीजिए कि कोई चीज़ बड़ी होती है, मान लीजिए कि मुर्गा है, तो उस मुर्गे को आपको दे दिया जाएगा कि लो मुर्गा काट खड़े खा जाओ, खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। उस मुर्गे को कहेंगे कि इसको पहले छीलिए, उसके बाद इसको काटिए, उसके बाद इसमें मतलब छोटे छोटे पीस कीजिए, उसके बाद आप खाएंगे। उसके बाद उसमें कहेंगे कि थोड़ा सा चावल चाहिए, ये पनीर चाहिए, ये रोटी चाहिए या चावल चाहिए, मतलब जो कुछ भी आप खाते हैं, तो आप कहेंगे कि हमको ऐसी चाहिए। तो उसी प्रकार मान लीजिए छोटे छोटे पीस बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, सॉलिड है। अब आपको एक ही बार में दे दिया जाएगा कि लो खा जाओ मुर्गा, ऐसे ही खाओगे? नहीं खाओगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी थी जो ये सभ्यता थी, इस सभ्यता को 4 भागों में खंडित कर दिया गया। कितने भागों में खंडित कर दिया गया? 4 भागों में खंडित कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया। क्योंकि यहाँ की सभ्यता ये बहुत बड़ी सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी नहीं थी, ये शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता थी। क्योंकि ये सबसे पहली सभ्यता थी, और सभ्यता का मतलब होता है जैसे सभ्य मानव का रहना, यानी सभ्य मानव जहाँ पे रहते हैं उस जगह को सभ्यता के स्थान कहते हैं, या सभ्यता। और यहाँ पर ये किस नदी के, 2 नदी के किनारे रहता था, यूफ्रेटस और ये टिब्रिस। यूफ्रेटस और टिब्रिस नदी के तट पे ये जो शहर था ये बसा था। जैसे 2 जमीनों के बीच के अंदर रहा था, उसी को मेसोपोटामिया, वहीं के लोगों को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। और बहुत से थी हुए, इसके 4 भागों में बांटा गया। देख लीजिए, बता देते हैं। पहला है, किधर डस्टर है, मेरी बोलने की थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो रहती है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं ज़्यादा स्पीड में बोल देता हूँ, तो समझ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा शहर टाइप के एरिया में नहीं रहता हूँ, ठीक है? आप कोशिश कीजिएगा, मतलब समझ सकते हैं। अन्य जो वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी उसको इग्नोर करके मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तब आपको समझ में आएगी। और इतिहास जो है ना, इतिहास कहता है ना कि अगर आप हमको आज नहीं याद करते हैं ना, तो हम आपको पूरा, आप जितने याद किए हैं इतिहास, उस सारे इतिहास को भुला सकते हैं। क्योंकि जो होता है ना इतिहास, आप ये मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ देगा कि ये बताइए कि ये इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो आपको मालूम नहीं है कि किसको कहते हैं, हेरोडोटस। आप ऐसे ही आप हो जाएंगे कि किसको कहते हैं, हेरोडोटस कहते हैं, किसको कहते हैं, आप याद नहीं रहेंगे। तो आपसे कोई पूछ देगा कि आप क्या इतिहास पढ़ते हैं, कि आपको इतिहास का जनक को नहीं मालूम है, हेरोडोटस का। इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और उसके बाद आप लोगों से पूछ देगा कोई कि मान लीजिए कि इतिहास है, इतिहास जो है ना एक पिंजरे की तरह है। पिंजरे जैसे आप जाल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप ये एक है, ये ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए कि ये एक जो है ना, ये एक जाल की तरह एक दूसरे की कड़ी में हमेशा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के कड़ी में हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर एक कड़ी भी यहाँ से छटक गई ना, तो आप इस कड़ी को मिला नहीं पाएंगे, जब तक ये कड़ी आप लोगों को मालूम नहीं चलेगी। ऐसे तो आजकल ऑनलाइन का सुविधा हो गया, तो मतलब बहुत ईजी हो गया है अध्ययन करना। किसी भी आदमी को मतलब अध्ययन करना बहुत ही सरल हो चुका है। लेकिन आप अथी कीजिए कि रेगुलर आप मतलब वीडियो को देखिए, और लोग अथी कर रहे हैं, वैसे करते करते आप लोगों को धीरे धीरे अथी करेंगे। और मेरी वीडियो थोड़ी सी छोट हो जा रही है, तो उससे कोई बात नहीं है, छोटा होने से कोई बात नहीं होता है। बट जितना भी आप देख रहे हैं उतने को पहले एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे अब मान लीजिए कि आप कोई कह दे रहा है कि 20 को कोचिंग कर लीजिए, 20 को कोचिंग कर लीजिए, हम 20 को कोचिंग कर लेंगे, आज 20 को कोचिंग करेंगे, और 20 को कोचिंग किए, और उसका जो मेंटेनेंस है मेंटेनेंस नहीं रख पाए, तो मेंटेनेंस नहीं रख पाए, तो मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? मेंटेनेंस जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आपका कोई भी कितना भी स्टडी कर लीजिए, वो स्टडी आपको काम आने वाली नहीं है, कभी भी नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। इसीलिए 2 कोचिंग कीजिए, लेकिन उस 2 कोचिंग का स्टडी जो सिलेबस है उस सिलेबस को मेंटेनेंस करके रखिए। क्या करके रखिए? मेंटेनेंस करके रखिए। क्योंकि जब तक आप उस
स्टडी को मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तब तक आपको आगे वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप खोए रहेंगे कि यार हम कल पढ़े, कल दिए थे सर और वो हम बना ही नहीं पाए, तो बना नहीं पाए तो मतलब आप कहेंगे कि यार आज सर दिए थे कल नहीं बना पाए, तो फिर अब क्या करेंगे, आज मारेंगे कि नहीं मारेंगे या बोलेंगे, तो ज़रूर कुछ बोलेंगे और आप वही सोचते रहेंगे तब तक पढ़ाई दूसरी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब कल का नहीं बना, उसी प्रकार फिर कल के बारे में सोचकर आज बिगाड़ देंगे। इसीलिए कल के बारे में जो सोचा ख़त्म है। इसीलिए कल जो है ना, कल पर कभी मत टालिएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब, मतलब और काम करेगा कब। जैसे कि मान लीजिए कि कल काम जो करना है वो आज करिए। वैसा नहीं कि मतलब अब कल खाना है तो आज ही खाना खा लीजिए के बारे में। आप समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। चलिए ऐसे कीजिए, एडजस्ट कीजिए और आप जितने क्लास करते हैं, जितने कोचिंग करते हैं, उस कोचिंग का मेंटेनेंस रखिए और उस चीज़ के बारे में आप जानिए पहले। और देखिए दूसरों के बहुत से लोग होते हैं ना, पता है गलतियाँ किसको निकालते हैं? गलतियाँ वही आदमी निकालते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। गलतियाँ कौन निकालते हैं? जिनके पास कोई काम नहीं रहता है। जिसके पास जो काम होता है ना, वह मान लीजिए कि कोई काम ही नहीं करता है। मान लीजिए कि कोई घर ये बना रहा है, अब ये घर बना रहे हैं, ये वाला हमको ये दूसरा लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये घर बन रहा है, अभी इस घर को बना रहा है कोई मिस्त्री, इस घर को मतलब कोई बना रहा है, मिस्त्री कोई बना रहा है, तो जो बनाएगा उसी से ना गलती होगा कि जो नहीं बनाएगा उससे गलती होगा? गलती होगा? नहीं होगा कभी भी। मान लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं, उस जो काम कर रहा है इस काम को, उसी से ना ये काम गलती हो सकती है कि मतलब कैसे बना रहे हैं वो ऐसी कर रहे हैं, उसी से ना गलती होगी। और उससे थोड़ी ना गलती होगी जो इसमें गलती छाट रहा है। गलती छाटने वाले से कभी गलती नहीं होती, और गलती वही छाटते हैं जो निकम्मे होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं रहता है। देखिए आप बता रहे हैं कि अगर आपको गलतियाँ छाटना है ना, तो फिर आप कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। किसी दूसरे में गलतियाँ अगर आप छाट रहे हैं तो आप ज़िंदगी में लिख लीजिए कि कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जिस लेवल पर पहुंचना चाहिए उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत से रोस्टर होंगे जो रोस्टेड वीडियो करते हैं, मतलब जैसे कोई भी चैनल वाले होंगे रोस्टेड करते हैं, जो रोस्टेड करते हैं ना, रोस्टेड वो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है, बाद में जाकर आगे ज़्यादा फेंकने लगते हैं तो उनको पता है क्या हो जाता है, उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसीलिए आप समझिए कि मतलब हर चीज़ का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव अगर आप सोचते हैं तो समझ लीजिए मतलब बेकार है। नेगेटिव अगर आप सोच रहे हैं तो समझ जाइए कि आप क्या है, बेकार हैं। नेगेटिव कभी भी किसी के चीज़ प्रति नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए। पॉजिटिव लेकिन उतना भी पॉजिटिव मत सोचिए कि कोई आपको धोखा देकर चला जाए, ठीक है। ये अगर इस दुनिया में रहना है तो आपको कल बल छल और ये सब आना चाहिए, तब दुनिया में चल, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को मेसोपोटामिया के सभ्यता के बारे में, चारों सभ्यता के बारे में बताता हूँ। जो कि मेसोपोटामिया में 4 सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता, इसी से सुमेरियन सभ्यता से ही क्या निकला था? सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु सभ्यता गया था। सिंधु सभ्यता किस सभ्यता का अंश है? सिंधु सभ्यता किस सभ्यता का अंश है? पूछ देगा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस सभ्यता का अंश है? तो ये है सुमेरियन सभ्यता का अंश है। किस सभ्यता का अंश है? सुमेरियन सभ्यता का अंश सिंधु सभ्यता है, जो कि वहाँ पर जाकर शहरी हो गया। जैसे मान लीजिए कोई देहात का आदमी है, जब शहर में जाता है ना, तो वहाँ की जो कल्चर होती है, वहाँ की संस्कृति होती है, उसमें ऑटोमेटिक वो ढल जाता है, उसको कहने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपको कोई कह रहा है कि पर डे इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो, बट आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वही आदमी अब अगर जिसको हम टॉर्चर कर रहे हैं कि आप इंग्लिश बोलो, जल्दी इंग्लिश बोलना पड़ेगा, उसी आदमी को अगर वो आदमी मतलब जिसको हम प्रेशर कर रहे हैं, अगर उसी आदमी को हम अगर इंग्लिश के एथी में छोड़ देते हैं ना, अंग्रेज के हवेली पर, तो आपको बताया था ना कि अगर वो 6 महीना रह गया ना, तो वहाँ की बहुत से चीज़ के बारे में वो जान जाएगा कि इंग्लिश के बारे में बहुत से ज़्यादा जानकार हो सकता है, ठीक है।
तो मैं ये सुमेरियन की सिंधु सभ्यता थी, सुमेरियन से ही सिंधु सभ्यता गई थी। इसको ये सेमूर भी कहते हैं, कोई कोई कहता है, उससे कोई बात नहीं। सेमूरियन सभ्यता, ये सभ्यता यही की सभ्यता थी। उसके बाद दूसरा आ जाता है बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन सभ्यता आ जाता है। कौन सभ्यता आ जाता है? बेबीलोन की सभ्यता। इस बेबीलोन सभ्यता इराक में, बेबीलोन झूलता हुआ बगीचा यहीं पर है, लेकिन वो झूलता नहीं है। पता है क्या होता है? वो झूलता कभी नहीं है। बेबीलोन की सभ्यता जो है वो झूलता नहीं है, वो झूलता नहीं है। पता है क्या होता है? विजुअलिटी होता है। क्या होता है? विजुअलिटी। और मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है आज, उससे कोई फर्क नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो विजुअल होता है। क्या होता है? विजुअल। जो पता है क्या होता है? विजुअल मतलब जैसे आपका आंखों का अथी होता है। जैसे कि आप तारामंडल में गए होंगे कभी, तारामंडल में आप अगर कोई गया होगा तो जानता होगा कि मतलब वहाँ पे पता है क्या होता है? आपकी कुर्सी वहीं पर रहती है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको खड़ा करा दीजिए कहीं पर भी, और आपके आगे पीछे का हर चीज़ को नचाने लगिएगा। वहाँ की मतलब हर चीज़ को मतलब इधर से उधर मतलब थोड़ फोड़ करने के टाइप का, मतलब अंधेरा कर दीजिए और वहाँ पर हर एक चीज़ें थी करने लगेगा, तो आपको लगेगा ना कि हम हिल रहे हैं, ना कि वो हिल रहा है। उसी प्रकार क्या है बेबीलोन की सभ्यता, उसके नीचे से जो है पानी निकलता है तो लगता है कि हिल रहा है, ठीक है। और यहीं पर सिकंदर मरा था। सिकंदर यहीं पर मरा था। सिकंदर बहुत ही मतलब साहसी इंसान था। सिकंदर का एक रूल था, अगर किसी झूठ को मतलब अगर मतलब ले बढ़ाना है, मतलब किसी झूठ को अगर सच बनाना है ना, तो उस झूठ को ना 100 बार बोल दो, 100 बार मतलब उस झूठ को इतना मतलब एथी कर दो, इतना मतलब फैला दो, उस झूठ को इतना फैला दो कि लोग सच मानने लगे। तो सिकंदर जो था ना, उसे विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन वो विश्व को नहीं जीत पाया था। वो मात्र 6 से 7 देशों को जीत पाया था, जो कि अभी फिलहाल में ये अफगानिस्तान, ईरान, और ये ईरान और फ्रांस मतलब फ्रांस मतलब यही सब मतलब 6 से 7 देश जीत पाया था। मतलब उस समय जितने लोग देश को जानते थे उतना देश को उसने जीत चुका था। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? उसे विश्व विजेता कहते हैं। सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। अगर कोई भी रूल लागू करना है ना, तो पता है क्या करो? या तो उसको इतना टर्चर कर दो ना, इतना टर्चर कर दो, इतना टर्चर कि वो जिस चीज़ में रह रहा है ना उसी को खुश नसीब समझने लगे। जैसे हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए आप समझ सकते हैं। मोदी जी भी जैसे किसी को चीज़ को इतना मतलब जैसे कि आप मांग रहे हैं कि हमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब आप गाड़ी मांग रहे हैं, तो आपसे पता है क्या होगा? जो आपके पास साइकिल है ना, उस साइकिल को भी लोग छीन लेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि यार पहले साइकिल ये ठीक था। आप कहेंगे कि यार साइकिल ये ठीक था, गड़िया नहीं मांग रहे थे, गड़िया मांग लिए, साइकिल छीन लिया। तो अब उसके बाद आप किसके पीछे जाएंगे? आप साइकिल अब उसके बाद ढूंढेंगे। ये नहीं कहेंगे कि गाड़ी हमको चाहिए, उस समय आप कहेंगे कि हमको साइकिल चाहिए, जल्दी मेरा साइकिल जल्दी ला कर दो, जल्दी ला कर दो। तो आप क्या होगा पता है? आप जिस चीज़ में रह रहे हैं ना उसी में खुश नसीब समझने लगेंगे कि हमको मतलब आप बहुत खुश नसीब हैं कि हमको मतलब साइकिल मिल गई मेरी। मैं बहुत ही आभार आपका व्यक्त करता हूँ कि अब मेरी साइकिल मिल गई है। आप उसके बाद पता है आप गाड़ी के नाम नहीं लेंगे, कहेंगे सारा गाड़ी का नाम ले लिए, एथी कर दिया, बवाल कर दिया, एथी कर दिया, मेरा साइकिलिया लेकर भाग गया। साइकिलिया तो मिला है ना, चलो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो गाड़ी का नाम लेंगे तो गड़िए कोई एथी कर देगा, गड़िए नहीं खरीदेगा पापा। उसी प्रकार है मतलब आपको मतलब जैसे कि आप मांग रहे हैं 2 रुपया, तो आपके पास जो 4 आना रुपया है ना उसको भी छीन लिया जाएगा। उसके बाद कहेंगे कि 4 आना ही ठीक था। मतलब जो आपके पास चीज़ है ना, अगर आप उससे ज़्यादा मांग रहे हैं तो आपके पास जो चीज़ है ना उसको भी छीन लिया जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि नहीं जो था उसी में ठीक था। उसके बाद वो चीज़ें वो भी नहीं देता था सिकंदर, समझ लीजिए ऐसा इंसान था। सिकंदर आया था, ये मगध वगध पर आक्रमण किया था, तो मगध पर आक्रमण किया था तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जीत पाया था। जो रियल में अभी भारत है इस पर कभी सिकंदर राज्य नहीं किया है। मतलब उसके बाद उसके मंत्री आए, ये उसके बाद ये सेना आए, सेनापति, तो सेनापति आए ये क्या नाम, तो सेनापति का नाम नहीं याद आ रहा है, बट सेनापति आए जो कि थल सेना थे, सेनापति थे, वो आए और अपना बेटी ब्याह कर चले गए मगध में।
सहती मत कीजिएगा, मतलब शादी करके अपने बेटी का चले गए यहाँ से, और उसी के बदले में आप उस समय 4 देश दे दिए थे, 4 देश, जो कि 4 देश आज 2 देश में कन्वर्ट हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। समझ सकते हैं कि इतिहास से गवाह है कि बिहारी सब दहेज लेने में बहुत आगे रहता है। तो बेबीलोन की सभ्यता के बारे में आप लोगों को बताया, और इसका घोड़ा भी यहीं पर एथी हो गया, क्या हो गया, ये घोड़ा भी यहीं पर सिकंदर के याद में मतलब तरस के मर गया। जैसे देखिए 2 घोड़ा और 1 कुत्ता जो होते हैं ना, ये बहुत वफादार होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति। उसके बाद आ जाता है एक गाय के नस्ल आ जाते हैं, कंकरेज गाय, कंकरेज गाय जो है ना, ये भी एक बहुत ही स्वामी भक्त है, जो कि राजस्थान मतलब गुजरात के लपेट में पाई जाएगी। उसका जो सींग होता है बहुत लंबा लंबा होता है, इतना बड़ा बड़ा लंबा होता है, मतलब बहुत लंबा लंबा होता है। उसको देखिएगा आप डर जाएंगे। अगर उसके मतलब जैसे कि वो मतलब जैसे आप उसके मालिक को अगर आप छू दिए, कंकरेज नस्ल किस प्रजाति में पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस नस्ल में पाया जाता है, मतलब वो गाय है, किस नस्ल की, कंकरेज गाय है, कंकरेज नस्ल की गाय है। इसकी बेरा पर दूध ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 लीटर बेरा पर दूध है। तो ये जो होती है ना गाय, ये बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त होती है। कैसी होती है, स्वामी भक्त होती है। इसके आप मालिक को अगर छू दिए, 100 गायों के झुंड में भी है, अगर वो देख ली ना आपको, तो उसके मालिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको आकर दे दाना दान देने लगेगी, मतलब मारने लगेगी आपको। समझिए, इतना स्वामी भक्त होती है ये कंकरेज गाय, जो कि ये कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर ये राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गाय मतलब ये कंकरेज गाय मिल जाएगी आपको। राजस्थान के 10, ये मतलब गुजरात के लपेट में आप लोगों को मिल जाएगा, जैसलमेर के पास में मिल सकता है इस गाय का नस्ल, जो बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त होती है। ये 3-4 गाय मतलब 3-4 जानवर जो है, एक घोड़ा, उसके बाद कुत्ता, उसके बाद एक कंकरेज गाय, ये सब मतलब जो होती है ना बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त होती है। उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर पर आ जाता है सीरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता। कौन सभ्यता, असीरिया सभ्यता और कैल्डिया सभ्यता आता है। कौन सा रहता है, असीरिया और कैल्ड्रिया सभ्यता, जो कि इसी का सभ्यता था। तो इन सभ्यता का मतलब उतना नहीं हो पाया, तो मतलब 3 और 4 नंबर कितने सभ्यता थे मेसोपोटामिया में, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया सभ्यता को मिला देंगे तो कौन सभ्यता निर्माण होता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता बनती है। कौन सभ्यता बनती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता बनती है। उसके बाद इसी में आ जाते हैं आप लोगों को, मेसोपोटामिया की सभ्यता में कितने सभ्यता थे, तो 4 सभ्यता आती थी। 4 सभ्यता का सार था। ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी, नगरी या शहरी, तो शहरी नहीं थी, नगरी थी। कैसी थी, नगरी थी। और ये कितने वर्ष पहले थी, तो 10,000 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पे जन्मी थी, तो इराक में, मतलब ये जन्मी थी, मतलब इराक से ही स्टार्ट हुई थी। और ये सबसे पहली सभ्यता थी, जो कि ये सबसे पहली सभ्यता, विश्व की सबसे नगरी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सबसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, याद रखिएगा। तो आप लोगों को इतना बता दिए, तो आशा करता हूँ कि मतलब आप लोगों को इतना वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इससे अच्छा तरीक़ा से भी समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद आप लोगों को आप लोगों के पास आ जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता मतलब बहुत ज़्यादा मिस्र की सभ्यता में नहीं आ जाता है। मिस्र की सभ्यता के राजा का एक राजा थे, जिनको मतलब श्राप मिला है कि वो जब तक मतलब थी रहेगी, वो मुसलमानों के थी में है। मिस्र से ही केमिस्ट्री का मतलब एथी हुआ है, केमिस्ट्री का उत्पन्न हुआ है। मिस्र में जो पिरामिड है, पिरामिड ऐसे होते हैं 3 कोण, वो आज के पहाड़ के लेवल के होते हैं। मतलब उसको कैसे बनाया गया इसका जानकारी अभी तक नहीं पता लगाया गया। तो चलिए हम आप लोगों को अगले कल के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मिस्र की सभ्यता के कल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।